हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये वीडियो बन रही है। दो माइकों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, उसके बाद ये वीडियो बन रही है। तो एक तो ये बता देना इसके अंदर ऑडियो कैसी है, उसके फीडबैक के ऊपर मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूँगा अगली क्लास के अंदर। टेलीग्राम पे बता देना, ठीक है। बाकी नहीं भी बताओगे तो भी मैं अपने तरफ से कुछ तो चेंजेस करूँगा, अब बताओगे तो उस डायरेक्शन में भी सोच लूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने कहाँ पर छोड़ा था, मैं आपको याद दिला देता हूँ। तीन वेरिएबल के अंदर इक्वेशन सोल्व कर रहे थे और उनकी तीन तीन इक्वेशन हमें मिल रही थी। तीन वेरिएबल सोल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, अगर दो वेरिएबल सोल्व कर रहे हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, है ना। तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर हम आ गए थे। तो ये एक बार करो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे कैसे दे दिया एग्जामिनर ने ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर तीन वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, और इक्वेशन दो ही हैं। तो तीन वेरिएबल को सोल्व करने के लिए तो तीन इक्वेशन चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है। बट कई बार वो क्या करता है, जानबूझकर वैल्यूज़ को ऐसे सेट कर देता है कि अगर इनको आपने सोल्व करना है, या फिर जो भी वो पूछ रहा है क्वेश्चन को इस तरीके से सेट कर देता है कि वो निकल सके। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो। कोई एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि, चलो छोड़ो, इसी के थ्रू बता देता हूँ। देखो, तो यहाँ पर उसने हमसे पूछा है कि भाई y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर एक हिसाब से तो यहाँ पर अगर कैन नोट से होता तो आप कैन नोट से मार देते, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते, तीन वेरिएबल हैं। लेकिन यहाँ पर कैन नोट से नहीं है, यानी कि सोल्व तो ये होगा। तो देखो, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, 3x है, यहाँ पर क्या है, 9x है। कितने गुना है, ये है जी 3 गुना। यहाँ पर 7z है, यहाँ पर 21z है। कितने गुना है, ये है भाई साहब 3 गुना, है ना, 3 टाइम्स। तो उसने जानबूझ के ये सेम गुना दिए हैं। अगर यहाँ पर ये 3 गुना होता, ये कुछ और गुना होता, 20 हो जाता, कुछ भी हो जाता, फिर ये सोल्व नहीं होता। तो ये जानबूझ के दिया गया है। अदरवाइज आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि मैं रैंडम इक्वेशन दूं और दो ही इक्वेशन दूं और तीन वेरिएबल में हो और आप सोल्व कर पाओ, नहीं कर सकते, ये टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, बट अगर एग्जामिनर कभी ऐसे दे और कैन नोट से ऑप्शन ना हो तो आप श्योर हो कुछ ना कुछ होगा। कैन नोट से ऑप्शन हो तो भी एक बार नज़र मार लेंगे हम मोटी मोटी। इस तरह के क्वेश्चन उसने एक साल बहुत ज़्यादा पूछे एग्जामिनर ने, वो सारे क्वेश्चन में उठा कर ले आया, वो सारे डिस्कस कर लेंगे। आज तक उसने जितने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, फिर तो डर निकल जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अगर ये 3 गुना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको 3 गुना करूँगा और इसमें से ये घटा दूंगा। तो 3 का 3 गुना 9x, उसमें से घटा दूंगा, खत्म। 5 का 3 गुना 15, 15 माइनस 8 7y, ताकि बाद में भी आप लोग इसको समझ पाओ। तो ये मैंने बोल दिया 1, ये मैंने बोल दिया 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में 2, ठीक है। 7 का 3 गुना 21, ये घटा दिया। 49 का 3 गुना क्या होगा, 147 माइनस में 126, तो ये आ जाएगा जी 21। तो y इज इक्वल टू 7×21, दैट इज। तो एक बार फिर से अपना पॉइंट रख दूं क्या, अगर ऐसा हो रहा है कि भैया तीन वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन से ही सोल्व हो रहे हैं, हमें तो तीन इक्वेशन चाहिए होती हैं, वो बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो जानबूझकर क्वेश्चन को ऐसे सेट किया गया है, जानबूझकर, कि वो सोल्व हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ। इफ 3x प्लस 4y माइनस 2z, एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z माइनस 34, ठीक है। तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, हाँ जी सर, और तीन इक्वेशन हैं, हाँ जी सर। इजीली हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। तो एक बार पॉज करके सॉल्व करो। उम्मीद है कि भाई आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बिकॉज मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया हूँ,
यहां पर उसने हमसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं 10x प्लस 10y प्लस 10z निकाल लूँ तो भी x प्लस वाई प्लस जेड आ ही जाएगा 10 को कॉमन लेने के बाद। तो ये क्वेश्चन भी उसने जानबूझ के सेट करके दे रखा है। पर हमें कैसे पता चलेगा? ऑनेस्टली बताऊं, अगर दिख जाए तो ठीक है, ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। 98 to 99% या फिर ऑलमोस्ट 100% मैं बोल सकता हूँ एग्जाम के प्रेशर में नॉर्मल तरीके से ही इसको बच्चा करेगा। आपको स्पेशली दिखना एक्सपेक्टेड भी नहीं। दिख जाए तो बोनस है, ना दिखे तो टेंशन की। बट हम यहाँ पर सीख रहे हैं ताकि दिख जाए। ठीक है, देखो जरा, अगर मुझे ये एग्जाम में दिखता तो मैं भी नॉर्मल तरीके से ही करता फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो देखो 3x अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ 7 और 3 10 और 5 15। अगर मैं y वालों को जोड़ दूँ तो 4 और 2 6 और 9 15। अगर मैंने ऐसे मन ही मन जोड़ लिए फिर मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए बात, ये भी 15 बन रहा है, ये भी 15 बन रहा है, कहीं z तो 15 नहीं बन रहा। फिर मैं 15 कॉमन ले लूंगा ना, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो माइनस का 2z और प्लस का 11z, ये कितना हो गया? प्लस का 9 और प्लस का 6, 9 और 6 15। अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जान पूछ के उसने वैल्यू ही ऐसी सेट की है, पी वाई क्यू ही है, जान पूछ के वैल्यू ही ऐसी सेट करी। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो व्हाट आई गेट, मुझे मिलता है 15x प्लस 15y प्लस 15z। और ये उधर चला जाएगा, 17 में से 9 गए 8, ये उधर चला जाएगा, 23 में से 8 गए 15, ये 4 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 18 और 4 22। ये हो जाएगा भैया 22 और 8 30 और 15 45। अगर मैं इधर से 15 कॉमन लेकर काट दूं, ऐसे कॉमन लेकर ऐसे काट दूं, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर ये 3 है तो 3 माइनस 34 माइनस 31। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात बता देता हूँ, घबराना नहीं है कि अगर हमें नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं, दिख जाए तो बोनस है। अदरवाइज ये मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा कि एकदम से कोई डिकोड कर लेगा। ठीक है, बट मुझे पता है कि आगे से आप ध्यान रखोगे। आज तक जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं इस तरह के सारे ले आया मैं। एक ही साल में पूछे गए थे, 2017 वाला सीजीएल जब कैंसिल हुआ था जिसमें गड़बड़ हुई थी। बताओ, कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 6 नोटबुक्स एंड 9 फाइल्स इज इक्वल टू 305। ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ 3 पेन 4 notebooks and 2 files is equal to 145. What is the cost of 5 pen, 8 notebook and 16 files? तो पूछ रहा है what is the cost of 5 pen, 8 notebook and 16 files। अगर ये क्वेश्चन 2017 से पहले पूछा जाता है ना, तो मैं क्या करता? अगर मैं पेपर देता, मैं यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार देता और मैक्सिमम बच्चों ने ऑलमोस्ट 100% ने कैन नॉट बी डिटरमाइंड मारा होगा, क्योंकि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे थे। ऐसे क्वेश्चन कैट में मैंने किए थे जब मैं तैयारी कर रहा था, बट एसएससी में पूछे ही नहीं जा रहे थे। बट अब अगर आगे से वो ऐसे भी पूछता है कि 2 इक्वेशन देखकर वो कुछ भी आपसे पूछ रहा है, तो भले ही कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में एक बार सोचना बनता है कि कहीं निकल तो नहीं रहा है। तो सर फिर हमें कैसे पता चलेगा? हो सकता है इन सभी को जोड़ना हो सकता है 2 को जोड़ के तीसरे को घटाना हो सकता है 1 को 2 गुना करके किसी एक को घटाना हो, कुछ भी हो सकता है। तो रीजनिंग में पैटर्न पकड़ते हो ना, यहाँ पर भी वही रीजनिंग में जो पैटर्न पकड़ते हो वैसे ही कि 4 और 3 के साथ ऐसा क्या करूँ कि 5 बना दूँ। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा 4 और 3 7 नहीं बनेगा, 4 में से 3 गया 1, क्या करूँ? आपको आपके ऊपर छोड़ना चाह रहा हूँ ये चीज़। अगर मैं इसको डबल कर दूं, 4 दूनी 8 में से 3 गया 5। लेकिन सर ये पैटर्न तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इसके 4 गुना में से इसका 3 गुना घटाओ, तो कोई नहीं, छोड़ देंगे। उस एक क्वेश्चन पर रैंक भी नहीं निकल रही, कोई नहीं करेगा उसको। अननेसेसरी बर्डन मत लेना, ठीक है। तो
अब मैं चेक करूंगा, 4 का डबल 8 माइनस 3 5, 6 का डबल 12 माइनस 4 8, 9 का डबल 18 माइनस 2 16। अच्छा, रियल क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको 2 गुना करूंगा और इसको घटा दूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो हमने देखा अभी वही 4 दूनी 8 माइनस 3 5, यही बन जाएगा। तो यानी कि इसका 2 गुना यानी कि 610, और हम घटा देंगे ये 145। डायरेक्टली हमारा उत्तर आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 10 में से 4 गए 6, 5 में से गए 4, 465। ठीक है, ये क्वेश्चन देखकर बता रहा हूँ, मेरी बेइज्जती करानी नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, हाँ, मेन मामला क्या है कि घबराना नहीं है। सारे इस तरह के जितने भी पूछे गए हैं लेकर आया। ये लो। द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स, 5 पेन। अब पेंसिल और पेन कर दिए सर, तो किसी भी एक को ऐसे कर लो, PN, एंड 3 इरेजर्स इज इक्वल टू 111। कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल एंड, और क्या है, 9 पेंसिल 6 पेन, 6 पेन एंड 5 इरेजर्स इज इक्वल टू 130। कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल, अच्छा ये बताया है उसने, 11 पेन एंड 3 इरेजर्स इज इक्वल टू 221। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 39 पेंसिल, 26 पेन एंड 13 इरेजर। इसमें कोई पैटर्न देख पा रहे हो? देखो, कोई भी भला आदमी पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा तो यही सोचेगा कि 3 वेरिएबल हैं भैया और 3 इक्वेशन है, क्यों ना सोल्व कर लूँ। उस तरीके से भी हो जाएगा, बट हम तो स्पेशल केस कर रहे हैं, जो जानबूझ के सेट करके दिए हैं एग्जामिनर ने, वो कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पैटर्न है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 थी 39, 3 2 1। अगर मुझे 3 पेंसिल, 2 पेन और 1 इरेजर का भी पता लग जाए, उसको 13 गुना कर दूंगा। अगर मुझे 30 पेंसिल, 30 पेंसिल, 20 पेन और 10 इरेजर का भी पता लग जाए, तो भी मैं उससे निकाल लूंगा 3 2 1 का, और फिर ये निकाल लूंगा। क्या ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है? अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, सिंपली ऐड कर दूं, 9 8 17 और 16 33, यहाँ पे 33 बन रहा है। 6 और 5 11 और 11 22, 5 और 3 8 और 3 11, 3 2 1 3 2 1, 13 1 जा 13 2 जा 13 3 जा। तो देखो, सिंपली ऐड करने से आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा उसने ये वाला क्वेश्चन पूछा है? ऐसे डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपका दिमाग कहेगा कि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो ये ना हो सेट कर रखा हो, तो आप सोचोगे। यहाँ पर तो फिर भी सेंस बनती है सोचने की, क्या पता यार दे रखा हो, सोल्व होता हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ना हो। यहाँ पर भी सेंस बनती है कि यार 2 ही इक्वेशन है, यहाँ पर तो सेंस बनती ही बनती है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड है नहीं, तो कैसे ना कैसे निकल रहा होगा। एक तो यहाँ पर सेंस नहीं बनती, क्योंकि 3 इक्वेशन दे दी, 3 वेरिएबल दे दिए, तो नॉर्मली दिमाग में आएगा ही नहीं। यहाँ पर भी 3 इक्वेशन दे दी, 3 वेरिएबल दे दिए, तो नॉर्मली दिमाग में आएगा ही नहीं। बट अब मैं सिखा रहा हूँ, तो इसलिए एक बार थोड़ा सा सोच लेंगे, बहुत ज़्यादा सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोच लेंगे। करो, अगर मैं सिंपली इनको ऐड कर दूं, 33 पेंसिल, 22 पेन एंड 11 इरेजर इज इक्वल टू 2 6 4। अगर मैं 11 से काट दूं, 42। अब अगर मैं 13 से गुणा कर दूं, तो जो हमसे पूछा है वही आ जाएगा। 13 तिये 39, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, तो 13 दूनी 26, 13 चौके 52 और 2 54, 546। ठीक है, इज इट ठीक? आगे बढ़ूं, कोशिश करो। कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई सेंस नहीं बनती, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो हमारा दिमाग ऐसे जाएगा ही नहीं कि ऐसा कुछ स्पेशल केस सेट कर रखा हो। बट अब मैंने सिखाया है, तो थोड़ी देर के लिए सोच भी सकते हो। अब मैंने बता ही दिया है स्पेशल केस है, तो एक बार सोचो क्या होएगा।
सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को एलिमिनेट करो भाई, 2/4 आ रखा है, इसको हटाओ। मैं क्या कर रहा हूँ, 2/4 यानी कि 1/2 है, मैं यहाँ पर सबको 2 गुना कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगी 2x, 2 टाइम्स कर रहा हूँ, प्लस 6y माइनस z इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ भाई 3 टाइम्स, बिकॉज नीचे 3 है। 3x 3 टाइम्स करूँगा तो 2 2 जा 4y और 2 3 जा 6z इज इक्वल टू 33। इसको मैं 7 टाइम्स कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 7 टाइम्स करूँगा, एक बात ध्यान रखना, z यहाँ पर भी है और z यहाँ पर भी है, तो 7 गुना कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो x प्लस वाई, तो 7 टाइम्स करूँगा, 7 से 7 गया, 1z प्लस 2z 3z इज इक्वल टू 7 टाइम्स करूँगा 7 में 63। मुझे निकालना है 46x और 131y। तो 46x किसी तरह मैं निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से? सिर्फ x पर फोकस करो या सिर्फ y पर फोकस करो, बताओ, हिंट दे दिए। 46x कैसे निकलेगा क्या यहाँ से? अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 3 और 2 5 और 1 6, ऐसे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? 46 यहाँ पर सिर्फ 1x है ना? अगर मैं इसको 3 और 1 4 है, ये 42, देखो 3 और 1 4, अगर मैं इसको 21 गुना कर दूं, 21 दूनी 42, 3 और 1 4, 42 और 4 46, और z वाला है, इसको 21 गुना करूंगा तो माइनस का 21, है ना? ठीक किया ना मैंने? 21 दूनी 42 और 4 46, ये मैंने ठीक किया है? ठीक किया है, फिर भी नहीं बन रहे। तो इसको 21 टाइम्स किया और 6 और 3 9, फिर भी नहीं बना भाई, कुछ ना कुछ और करना होएगा, देखते हैं। तो अगर मैं 3 और 2 5 है, 5 है, अगर मैं इसको 13 गुना कर दूं तो भी 130। अच्छा यार, मैंने जेड का चेक कर लिया, इसका देखते हैं। 21 के 126 और 5, हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरे को कहीं ना कहीं, जैसे ये इक्वेशन मेरे पहले किए हुए हैं, कहीं ना कहीं मेरे को याद था कि किसी एक इक्वेशन को कुछ गुना करना है और फिर जोड़ना है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्राइक होना नॉर्मल नहीं है, टीचर्स को भी हो सकता है ना स्ट्राइक हो, 2 साल इसको नॉर्मली पढ़ाते रहे, फिर बाद में उनको पता चले। ठीक है, चलिए, तो 21 दूनी 42 और मैंने इनको ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 46x। पहली बार जब मैंने देखा मेरे को भी स्ट्राइक नहीं हुआ था, फिर बाद में मेरे को लगा यार ये तो हो रहा है, जब उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, फिर मैं क्या यार, कहीं ये भी तो ऐसे नहीं दे रखा, फ्रैक्शन में दे रखा, बिना वजह दिमाग खराब कर रहे हो। फिर मैंने सोचा बैठ के, फिर पता लगा ये तो हो रहा है। ठीक है, और जेड कट भी रहा है, जेड भी कट रहा है इसमें। तो देखो 21 सिक्के 126 और 5 131y, और 21 से कम 21 माइनस का 21, नहीं कट रहा है क्या ये? और 6 और 3, अरे बेस दिख रहा है। चलो देखते हैं, कट ही रहा होगा ये, ऐसे मैं कट के तो नहीं आया हूँ, मतलब कि तुरंत अभी सोल्व करके आ जाऊँ, है ना? अगर ये 4 और 1 5 ये बन रहा है तो इसको कटना चाहिए भाई। 6 और 3 9, काहे नहीं कट रहा? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मैंने यहाँ पर 2 से गुणा किया था, तो 2, यहाँ पर सिर्फ माइनस का z आएगा, यहाँ पर हमने किया था 3 से गुणा, तो 3x, तो ये 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4y आ गया, 2 तिये 6z, 2 तिये 6z और 33। अगर इसको मैंने 7 गुणा किया तो यहाँ से z आया, और इसको भी 7 गुणा किया, मैंने इस पूरी इक्वेशन को 7 गुना करना था ना, 7 दूनी 14 और 1 15z होना चाहिए था। अब कटेगा शायद, 21 गुना किया, 15 और 6 21, और ये कट गया। ठीक है, तो 21 दूनी 42, 4 21 से कम 21 और 4 25, और इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, 3 और 3 6 और 6 और 3 9, इन सबको जोड़ा है ना फिर हमने, 6 और 2 8। तो ये आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये सोच लेंगे, मतलब मैं इतनी गलती क्यों कर रहा हूँ? अब क्या गड़बड़ करती? 7 में 63, और इसको किया था 3 गुना, इसको 3 गुना किया तो 33 3 99, हद हो रखी है भाई।
अब मैं शांति से सोचूंगा इधर। यहाँ 33 था, मैंने 99 कर दिया, तो 66 और जोड़ देते हैं ना। 8 और 6 14, और 6 और 4 10 और 1 11, 414 उत्तर हो जाएगा। बट ताकि आप कंफ्यूज ना हो डायरेक्टली, बाद में पीपीटी देखकर कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ऑप्शन ठीक है। अब मैं शांति से करता हूँ, मैं ही इसीलिए मिस्टेक करूँगा, फिर कैसे बात बनेगी। नेक्स्ट देखो, बताओ भाई। इन अ रूम देर आर सम चिल्ड्रन एंड सम बेंचेस। कुछ बच्चे हैं, कुछ बेंच है। इफ 5 चिल्ड्रन सिट ऑन ईच, अगर हर एक बेंच के ऊपर 5 बच्चे बैठे, ठीक है। 2 चिल्ड्रन विल हैव नो बेंच टू सिट ऑन। सिचुएशन को समझो, कुछ बेंच हैं, हर एक बेंच के ऊपर 5 बच्चे बैठ गए, तो सारे बेंच खत्म हो गए, 2 बच्चों के पास बेंच ही नहीं रहा बैठने के लिए, वो खड़े रहे बेचारे, ठीक है। और इफ 6 चिल्ड्रन सिट ऑन ईच बेंच, तो फिर टीचर ने बोला यार 5-5 बैठ रहे हैं, तो इनको बेंच नहीं मिल रहा, तो 6-6 बैठ जाओ। तो अगर 6 बच्चों को बैठाए, देन 1 बेंच रिमेन्स अनऑक्यूपाइड, तो एक पूरा बेंच खाली रह जाता है, ठीक है। तो क्या करूं मैंने नंबर ऑफ बेंचेस को x मान लिया, नंबर ऑफ बेंचेस। कई बच्चे बोलते हैं मैं x मान के नहीं करना सर, अब y मान लो और बोलो, ठीक है। नंबर ऑफ बेंचेस को मैंने x मान लिया, तो देखो हर एक बेंच पर कितने बच्चे बैठे थे, 5 पहली सिचुएशन में। तो बेंच है x, हर एक बेंच पर 5 बच्चे बैठे, तो बेंच के ऊपर जो बच्चे बैठे वो कितने हो गए, 5 इंटू एक्स, और 2 बच्चे खड़े थे, ये है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जब हर एक बेंच पर 6 बच्चे बैठे तो कितने बेंच ऑक्यूपाई हुए, एक बेंच खाली रह गया था, आपको ध्यान हो। तो x-1 बेंच पर बच्चे बैठे और हर एक पर 6 बैठे, तो भी सारे बच्चे, ये भी सारे बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल में ही है ना, सिर्फ x ही है। कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऐसे इक्वेशन क्रिएट करनी होती है। यहाँ पर इसका एक इक्वेशन लाया हूँ, ये मैं एजीज वाले में करवा देता हूँ आपको ना, ये चीज़ तो करो, अब तो कर ही लोगे इसको। 20 वाले माइक में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, यानी उसका एंटीना हिल रहा था। पहले मैं 900 रुपये का माइक यूज़ करता था, वायर वाला, फिर मैं क्या वायरलेस हो जाते हैं। मैंने एक माइक मंगाया, पता नहीं कितने का मंगाया, फिर उसके बाद मैंने 45,000 का माइक मंगा लिया रोड का। फिर उसकी सारी चीज़ें देखकर बढ़िया है, ख़राब नहीं है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब ये सैनाइज़र का मंगा लिया 32,000 का, बट देखो वो 900 वाला कभी फेल नहीं किया, इनमें गड़बड़ बनी हुई है। टेक्नोलॉजी वायरलेस है तो डर लगता है कई बार कि ऑडियो रिकॉर्ड ना हो रही हो, पूरी क्लास फिर से रिकॉर्ड करूँ। देखो तो इधर होएगा 6x, इधर है 5x, 5x इधर जाएगा तो x हो गया 6 माइनस 6, ये इधर आएगा तो इट विल बी 8, x इज इक्वल टू 8। तो 8 बेंच थे, अच्छा 8 बेंच थे, तो व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन कितने हैं भैया, ये भी टोटल चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी। तो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, x की वैल्यू रख दो, 8 5 40 और 2 42, और बेंच हैं 8, तो इनका सम हो जाएगा जी 50, ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। ये बताओ भाई एक, फिर उसके बाद ये वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने AWO TPO के एग्जाम में पूछा था, इसका सॉल्यूशन देना हमने। ये इक्वेशन जो है ये x और y में ही है, a और b भी वेरिएबल हैं, ठीक है, जैसे कांस्टेंट टर्म होते हैं उस तरीके से हैं। तो कैसे बताओगे, सॉल्यूशन का मतलब है, हाँ इसने क्या बोला है, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनका जो सॉल्यूशन है इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन। इनका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है कि x और y की वैल्यू, यहाँ से x और y की जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बताओ कैसे निकालोगे, एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2a, यहाँ पर 2b, ऊपर a से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे b से, x का सेम हो जाएगा, घटा दो। हम करने को वैसे भी कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड वे से,
बट आपको लग नहीं रहा कि वो काफ़ी डरावना हो जाएगा। हमें क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है? नॉर्मल इक्वेशन में क्या होता है? नॉर्मल इक्वेशन में सर एक्स वाई जेड होते हैं, कांस्टेंट टर्म होता है, ए बी नहीं होते। यहाँ पर ए और बी प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक काम करो, इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, खत्म करने के लिए बी को मैंने रख दिया जी 0। अब अगर मैं ए को भी 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 इज इक्वल टू 0। बात तो सही है, बात तो सही है, बट सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। तो सिर्फ बी को 0 रख देता हूं और ए को क्या रख दूं, मैं 1 रख दूंगा। तो ये पहले वाली क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी ए की जगह 1 है तो 2 इंटू एक्स, बी की जगह 0 है तो ये खत्म हो गया, ए की जगह 1 है +1 और बी की जगह 0 है तो दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई -12। अगर मैं नीचे वाले में भी यही कर दूं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मैं देख रहा हूँ कि सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ये ना हो कि अलग अलग जगह से एक्स की वैल्यू अलग अलग ही आ जाए। मैंने क्या किया, अच्छा बी को 0 और ए को 1 किया है तो यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी। तो बी को मैंने 0 कर दिया तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। और ए को मैंने रखा है 1, ए 1 हो गया तो 2 इंटू वाई, नीचे वाले में 2y। और बी ख़त्म हो गया, ए को मैंने 1 रखा है, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ए को 1 रखा है तो -4। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हाफ। और अब यहाँ पर क्या है, मैंने b और a को कुछ भी वैल्यू दे दी। आप ये वैल्यू भी दे सकते हो 2 और 3, कुछ भी दे दो 3 और 4, फिर भी ये सोल्व हो जाएगा। क्या होगा, a और b को वैल्यू दे दो दोनों जगह, तो ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी कुछ ऐसे कि 2x + 3y इज इक्वल टू समथिंग, 3x - y इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे बन जाएगी। और हम उसको सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी। बट मैं इतना कॉम्प्लिकेट भी क्यों करूं जब मैं वैल्यू ही रख सकता हूं? तो एक वेरिएबल को ख़त्म ही कर दूं, b को 0 ही रख दिया मैंने, या फिर a को 0 रख दो, फिर डायरेक्टली x और y की वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है तो देखते हैं। x की वैल्यू अगर -12 है तो मैं x की ऐसी इक्वेशन को मैं चेक करूंगा जहां पर यहाँ पर इवन नंबर हो। इसको मैं चेक भी नहीं करूंगा, मैं पहले इसको चेक कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं ये रखूँ तो ये हो जाएगा -2 और 2 3 6। सेटिस्फाई कर रही है ये तो अब तक, है ना। वैसे यही उत्तर होएगा, ये सेटिस्फाई कर रही है तो बाकी भी आप चेक कर सकते हो। वैसे ये चेक कर लो, अगर यहाँ रखोगे तो -1 और यहाँ क्या आ जाएगा -6। देखो नहीं कर रही, कोई भी करता हुआ नहीं मिलेगा। और अगर सर गलती से मिल गया तो भाई अलग वैल्यू रख लेंगे। बट ए और बी की कुछ भी वैल्यू रखो, निकलेंगी तो यही एक ही सेटिस्फाई करेगी। ठीक, आगे बढ़ूँ, चलो भाई। तो अब हम अगला कंसेप्ट करने वाले हैं। तो आपने हेडिंग डालनी है, नोट्स बनाने हैं, जो भी आप कर रहे हो ये लिख सकते हो। जब भी नोट्स बनाओ तब ये लिख सकते हो पहले। तो पहले हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस और फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं हलों की संख्या। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? माहौल रंगीन करना पड़ेगा, ऐसे काले में बात नहीं बनेगी। ठीक है भाई, हमारी आंखों के लिए ठीक है काला, बट लर्निंग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए वाइट को देखेंगे। चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है भाई कि ग्राफ के ऊपर लीनियर इक्वेशन कैसी दिखती है। ग्राफ के ऊपर लीनियर इक्वेशन दिखती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लीनियर यानी कि लाइन के रूप में दिखेंगी। रैखिक समीकरण है यानी कि एक रेखा दिखेगी ग्राफ के ऊपर। कैसे दिखेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने स्कूल में भी देखा होगा। देखो, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये एक रेखा है, ये कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मैं इस किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा
तो क्या होगा, वो एक लाइन होती है। कैसे होती है वही दिखाऊंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से निकलेगी। तो एक लाइन कहाँ से निकल रही है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए। अगर कोई मुझे सिर्फ 2 पॉइंट दे दे, अगर कोई मुझे 1 पॉइंट देगा कि वो लाइन इस पॉइंट से निकल रही है, तो इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें निकल रही हैं भैया। अगर कोई मुझे 2 पॉइंट दे दे, यार जो लाइन की मैं बात कर रहा हूँ वो इन दो से गुजर रही है, इनसे तो एक ही लाइन गुजर रही है, ये मत बोलना इनसे तो ये लाइन भी गुजर रही है। ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइन नहीं होती अपने यहाँ, है ना, ये तो एक कर्व हो गया। तो 2 पॉइंट अगर दे दोगे तो फिक्स हो जाएगी लाइन। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 2 पॉइंट निकालूंगा जिनसे ये गुजरती है और उनको मिला दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से x की वैल्यू 0 रख दी। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो x 0 रख दूंगा, ये खत्म हो गया। तो 3y = 6, तो y की वैल्यू 2 है। यानी कि जब x 0 है तो y 2 है। x 0 यानी कि ये पॉइंट है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। स्कूल में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में करेंगे, बट इतना तो बेसिक पढ़ा होगा, नहीं तो वहां पर समझोगे आप। तो जब x 0 है यानी कि x एक्सिस ये है, जब ये 0 है तो y की वैल्यू 2 है। यहां से पास होती है लाइन, इस पॉइंट को हम बोलते हैं x 0 है y 2 है, ठीक है। अगर मैं यहां पर y को 0 रख दूं, तो अगर y 0 रख दिया तो ये टर्म खत्म हो गया, तो 2x = 6, x = 3। तो ये जो लाइन है 3 0 से ही पास होती है। यानी कि जब x 3 हो, x 3 है यहां पर, और y 0 हो, तो y 0 है यहां पर, सॉरी ये हो जाएगा, y 0 है यहां पर और x 3 है यहां पर, तो ये पॉइंट हो गया 3 0, ठीक है। जैसे मान लो आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करना है 2 1, तो आप देखोगे x 2 हो और y 1 हो, ये है 2 1। तो 3 0 x 3 हो और y 0 हो, ये वाला पॉइंट है। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए जहां से ये लाइन पास हो रही है, बताओ मिले कि नहीं मिले, मिल गए सर। तो बस ये है ये लाइन, इस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करके दिखा दिया मैंने, ये है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल में, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, 2 वेरिएबल वाली, ठीक है। क्योंकि x और y ये 2 एक्सिस हम लेते हैं। अगर 3 वेरिएबल आ गए x y z, तो तीनों एक्सिस लेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। 11वीं क्लास के अंदर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी, तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, टेंशन नहीं लेनी है, आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये मैंने आपको बताया, मैंने पिछले वाले उसके ऊपर ही बता दिया ना, ठीक है। तो एक और लाइन का ग्राफ बनाकर दिखा दूं जल्दी से। 2x + 7y = 14। मान लो इसका ग्राफ बनाना हो तो आप क्या करोगे, जब x 0 है तो x को 0 रखा तो y की वैल्यू 2 है, और जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू 7 है, 2 7 14। मैं क्या करूँगा, जब x 0 है, यहाँ पर x भी 0 y भी 0, ये x1 x2 x3 x4, ये y1 y2, मुझे x7 तक चाहिए, ऐसे ऐसे करके x यहाँ पर 7 है, 3 4। तो ये लाइन पास हो रही है x0 y2, 0 2 पॉइंट से। जब x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 2 हो, इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, और 7 0 से ही पास हो रही है। जब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये है ये, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन ये है। तो ग्राफ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसी दिखती है, एक रेखा की तरह, एक लाइन की तरह। तो 3 वेरिएबल वाली कैसी दिखती है, सोचो, मेरे बताने से पहले खुद सोचो। एक प्लेन की तरह दिखती है, एक लाइन, एक 2 वेरिएबल वाली दिखती है एक डंडी की तरह। एक लाइन है ना, ये पेन दिख रहा है, ये मेरे सामने, ये पेन एक डंडी की तरह, और एक 3 वेरिएबल में हो एक्स वाई जेड, तो एक प्लेन, एक पेपर की तरह दिखती है। प्लेन समझ रहे हो, मेरे पास यहाँ पर पेपर भी नहीं है, पेपर A4 साइज का जिसके ऊपर आप प्रिंट आउट लेते हो, एक पेपर की तरह प्लेन समतल की तरह दिखती है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स।
टीवी चला दिया आपके सामने। रुक 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 नहीं रहा भाई साहब। ये एक प्लेन दिख रहा है, ये एक प्लेन है, एक समतल है। फिर से चलाएंगे, इसे नहीं दिखेगा तो चलो जो भी है यार, आप समझ गए इस एनिमेशन से। एक पेपर, नोटबुक का एक पेपर की तरह देखो, ये ऐसे साइड से दिख रहा है। तो ये एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, यहाँ पर एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस। ठीक है सर, चलिए। तो अब अगर मैं बात करूं सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन कि जब आप दो लीनियर इक्वेशन हो, दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो, तो एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी इक्वेशन एक और लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है एक पॉइंट। कोई भी दो लाइन अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो होता है उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर दो वेरिएबल में इक्वेशन हो तो उनके सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यानी कि वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो सर अगर 3 वेरिएबल में इक्वेशन हो तो मजेदार चीज बताता हूं, देखो। आपको अगर ध्यान हो, जब अगर हम, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, किन्हीं भी दो इक्वेशन को, मतलब दो इक्वेशन हो 3 वेरिएबल में, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसा आएगा 4y प्लस समथिंग z इज इक्वल टू समथिंग। जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओनली फॉर एग्जाम्पल। ये रियल में ये आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। दो प्लेन जब एक दूसरे को काटते हैं तो यहां पर देखो, एक तो हरे वाला प्लेन है, एक पीले वाला प्लेन है। हरे वाला प्लेन, पीले वाला प्लेन। तो जब ये एक दूसरे को काटेंगे ऐसे, जब दो प्लेन एक दूसरे को काटते हैं तो ये एक लाइन बनाते हैं, ऐसे एक लाइन। दो प्लेन एक दूसरे को काटेंगे, ये जो लाइन है ये। तो जब दो प्लेन एक दूसरे को काटेंगे तो एक लाइन बनेगी। जब भी दो वेरिएबल में इक्वेशन बने तो एक लाइन बनती है। अच्छा, तीनों प्लेन जब एक जगह पे काटेंगे तो इन दो प्लेन के काटने से एक लाइन बनी, इन दो प्लेन के काटने से एक लाइन बनी। तो जहां पर भी ये लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी वो इन तीनों का सॉल्यूशन है। एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है कि तीनों प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? इतना डीप में ये चीज एग्जाम में नहीं आएगी, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अब अपने एग्जाम में क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अपने एग्जाम के अंदर आएगा, थोड़ी देर में काला कर दूंगा, टेंशन मत लो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हलों की संख्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल में कि वो आपको दो इक्वेशन दे देगा, कोई भी दो इक्वेशन दे देगा। ये एक इक्वेशन दे दी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ भी दे दिया, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर एक और इक्वेशन दे देगा, कुछ भी एक और इक्वेशन दे दी। तो ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो जब वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो इसका मतलब क्या है बताता हूं मैं आपको। मुझे एक बात बताओ, दो लाइनें कितनी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि भाई ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दो लाइनें कितने तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती हैं बताओ। पहला केस है कि वो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, इंटरसेक्ट कर लें, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, है ना। दूसरा केस है कि वो दोनों लाइनें
हो सकता है एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हो, ऐसे। इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिछेदक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो, यानी कि कोइंसिडेंटल लाइंस यानी कि संपाती रेखाएं। ठीक है जी। या फिर ऐसे भी हो सकता है भैया कि वो एक दूसरे के पैरेलल हों, लाल लाइन और काली लाइन, ये दो लाइनें हैं। हो सकता है दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हों, हो सकता है एक दूसरे के ऊपर पड़ी हों, ठीक है। या हो सकता है कि एक दूसरे के पैरेलल हों, इंटरसेक्ट कर ही ना रही हों। तो इस केस में इनको क्या बोलेंगे? हम इनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। ठीक है। तो अगर ये हुआ कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वन सॉल्यूशन, एक हल है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हैं तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? इनफाइनाइट पॉइंट पर। तो कितने हल हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनगिनत हल हैं। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? कर ही नहीं रही। रेल की पटरियां पैरेलल होती हैं, कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो इंटरसेक्ट कर गई तो कई बंदे इंटरसेक्ट कर जाएंगे हैं? तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो डार्क ह्यूमर। तो यानी कि ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? किसी पॉइंट पर भी नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, यहां पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई हल नहीं है। ये बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात। ठीक है, अब इस चीज को हम समझेंगे आगे। अब मैं यहाँ पर आपको एनिमेशन दिखाऊंगा ना। हाँ ठीक है, तो उससे पहले क्या समझना चाहिए, देखो। अब एग्जामिनर जो है वो आपको ऐसे लाइनें तो देगा नहीं कि बेटा ये लाइनें कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप बोलोगे सर एक। ये लाइनें कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? इनफाइनाइट। ये लाइनें सर एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही। एग्जामिनर आपको देगा ये इक्वेशन देगा। ये इक्वेशन दो अलग अलग लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना। लेकिन वो आपको लाइनें के डायग्राम बनाकर नहीं देगा, ना ही आपको इन लाइनों के डायग्राम बनाने हैं ग्राफ पर, है ना ही आपको डायग्राम बनाने हैं। आपको सिर्फ इक्वेशन देखकर बताना है कि भैया ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि नहीं, ये कोइंसिडेंटल लाइंस हैं कि नहीं, संपाती रेखाएं हैं कि नहीं, या फिर पैरेलल हैं कि नहीं, सिर्फ इक्वेशन देखकर। ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग बताई है कि वो हो क्या रहा है। वन सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये देखकर भी हम बता सकते हैं। दो इक्वेशन देखकर इजीली बता दोगे, नजर मार के बता दोगे। ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं देखते हैं। देखो मैं लेता हूं केस वन, मान लो यहां पर मैं ले लेता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पैरेलल लाइंस के बारे में। जो पैरेलल लाइंस हैं, देखो मान लो दो लाइनें पैरेलल हैं और ये एक्स वाई एक्सिस है। एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन भी ऐसे है। तो इसको मैं बोलता हूं स्लोप। स्लोप का क्या मतलब होता है कि कितनी तिरछी है। स्लोप का मतलब समझ रहे हो? पार्क के अंदर ये झूला देखा है, इसका स्लोप, इसका ढलान। तो कोई भी लाइन है ये इसका ढलान है। ठीक है, अगर दो लाइनें ऐसी हुई, उनका ढलान अलग अलग हुआ तो क्या हो जाएगा? वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अगर उनका स्लोप अलग अलग हुआ तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, चाहे थोड़ा सा भी अलग अलग हो। थोड़ा सा अलग अलग है, ये काफी आगे जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, ये डिपेंड करता है कि उनका स्लोप जो है वो क्या है। अगर वो सेम है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर सेम है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। स्लोप अगर सेम है, ये भी इतनी तिरछी है, ये भी इतनी तिरछी है, तो ये पैरेलल हो जाएंगी। अगर वो सेम नहीं है तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं, इसके लिए एक तो मुझे स्लोप का पता होना चाहिए कि सेम है कि अलग है। ठीक है, और दूसरा एक और बात,
ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइनों का स्लोप सेम हो, दो लाइनों का स्लोप सेम हो ऐसे, और वो पैरेलल ना हो। सर ऐसे कैसे हो सकता है? पहली लाइन भी ऐसे हो और दूसरी लाइन भी यही हो, दूसरी लाइन भी यही हो, तो ये कोइंसिडेंटल लाइनें हो गई भैया, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, और ये पैरेलल लाइनें हो गई। तो ठीक है सर, तो इनमें कैसे फर्क करेंगे? देखो दो चीजें हैं, एक तो है स्लोप और एक डिस्टेंस फ्रॉम दी, मैं जो बता रहा हूं ना उसे समझते रहो मजे में, ये मैं आपको बता रहा हूं लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग। एक बार ये कर लिया खत्म, जिंदगी भर अपने पोते को समझा देना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, एक बार टाइम इन्वेस्ट करूंगा, भूलोगे ही नहीं, तुरंत एग्जाम में निकाल लोगे कि ये था कंसेप्ट। ठीक है, ये इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो दो चीजें मैटर करती हैं, अगर दो लाइनों का स्लोप ही सेम नहीं हुआ तो वो एक दूसरे को काटेंगी, चाहे कहीं पर जाकर काटें। ठीक है सर, अगर स्लोप सेम हो गया तो दो केस हैं। मान लो ये ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पर है और एक और लाइन है वो 2 मीटर की दूरी पर है। अगर इनका ओरिजिन से डिस्टेंस अलग अलग है, ओरिजिन यानी कि इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट से ले लो, वैसे ओरिजिन से ले लेते हैं, अगर इससे इनका डिस्टेंस अलग अलग है यानी कि ये लाइनें अलग अलग हैं। अब अलग अलग हैं, हाँ जी सर, और स्लोप सेम है यानी कि पैरेलल होंगी। कई बार अगर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस दोनों लाइनों का सेम है, दोनों का -1 मीटर है, मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इस तरफ है, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर एक लाइन का इधर 1 मीटर डिस्टेंस, एक का इधर 1 मीटर डिस्टेंस, माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, तो वो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो अगर दोनों लाइनों का स्लोप भी सेम है यानी कि ढलान भी सेम है और ओरिजिन से डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइनें तो सेम है। ठीक है सर, इसका मतलब वो लाइनें तो सेम है। ओके, यानी कि कोइंसिडेंटल लाइनें। ठीक है, तो चलिए अब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये स्लोप क्या चीज़ है। स्लोप का क्या मतलब है? ढलान। तो ये ढलान क्या है? देखो, अगर कोई भी मेरे पास लाइन है ऐसे, तो जो ढलान है ना वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। किन दो चीज़ों के ऊपर दिखाता हूँ। जैसे मान लो पार्क में ये झूला है, ये अपना झूला है, ठीक है, ये इसका ढलान है। अगर एक बच्चा यहाँ पर बैठेगा है तो वो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये ढलान जो है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है? इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और इस हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे बताता हूँ, देखो मैंने इस हाइट को सेम रख दिया, सेम हाइट रख दिया ना, बस नीचे वाले डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया और मैंने झूला बना दिया। तो क्या कोई बच्चा इस झूले पर बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि स्लोप इतना कम है कि भाई बच्चा खिसकेगा ही नहीं, बच्चा फिसलेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैंने सेम रख दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया। ओके जी, तो इसको मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर, लंब, और इसको मैं बोल रहा हूँ बेस। तो इस परपेंडिकुलर को क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट को, वाई एक्सिस, और इस हॉरिजॉन्टल को क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ऐसे होता है, वाई एक्सिस ऐसे होता है। तो स्लोप दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि जो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन है इक्वेशन का, ऐसे ही बता देता हूँ। एक इक्वेशन है, स्लोप डिपेंड करता है कि x का कोफिशिएंट क्या है और y का कोफिशिएंट क्या है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यही यहां से बताना चाह रहा हूं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बेस को सेम रख दूं, सेम, बस मैंने हाइट को ऊंचा कर दिया। अब क्या कोई बच्चा बैठेगा इस झूले पर? नहीं, मुंह आके लगेगा नीचे, क्योंकि स्लोप ही इतना ज़्यादा कर दिया मैंने परपेंडिकुलर हाइट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो स्लोप दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट। स्लोप का समझ में आ गया, किन दो पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? तो भाई चलो यहाँ पर चलते हैं पीछे, एनिमेशन को ख़त्म करते हुए। देखो ओए, अच्छा लाइन खींच दी क्या मैंने? देखो, तो सुनो, मान लो दो लाइनें हैं, उनका स्लोप जो है वो सेम है।
ठीक है जी। तो स्लोप सेम का क्या मतलब है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी, यानी कि इसका डबल है ये, इसका डबल है ये, यानी कि x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो सेम है, x और y के दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो सेम है, इसका भी डबल, इसका भी डबल, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना। तो इसका मतलब स्लोप जो है वो सेम है, x और y का अगर सेम रेशियो चल रहा है। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको क्या दिमाग में रखना है, बस समझते रहो, टेंशन मत लो कि पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर स्लोप सेम है और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अलग है, यानी कि ये अलग है, यानी कि यहां पर भी 2 गुना हुआ, यहां पर भी 2 गुना हुआ, पर यहां पर 2 गुना नहीं हुआ, यहां पर 2 गुना नहीं हुआ। तो स्लोप को डिसाइड करते हैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर को डिसाइड करते हैं ये कांस्टेंट वाले। तो अगर स्लोप सेम हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम नहीं है दो इक्वेशन में, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप तो सेम है, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और ओरिजिन से अलग अलग जगह पर पड़ी है, यानी कि पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, क्लियर है। अगर लाइनें, मैं चाहता तो आपको ये 5 मिनट में रटवा देता, बट वो क्या होता है, महीने के बाद फिर भूल जाओगे, फिर इस टॉपिक पे आओगे, फिर भूल जाओगे, टाइम उतना ही लग जाता है आपका, और कोई श्योरिटी भी नहीं होती फिर एग्जाम में करने की। अगर ये लाइनें हुई, क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंटल लाइंस, संपाती रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई रेखाएं, तो जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, क्या उनका स्लोप सेम होता है? हाँ, ढलान बिल्कुल सेम है, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर कैसे पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब स्लोप सेम हो और ओरिजिन से उनका डिस्टेंस ये भी सेम हो, यानी कि ऐसी इक्वेशन, मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन दी, इसको भी 3 गुना कर दिया यानी कि 6x, इसको भी 3 गुना कर दिया यानी कि 9y, x और y के जो कोफिशिएंट है वो सेम गुना हो रहे हैं, स्लोप तो सेम है। अब ये भी सेम गुना हो गया, 3 गुना हो गया 21, अच्छा जी, तो स्लोप भी सेम हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी सेम हो गया, ये तो कोइंसिडेंटल लाइनें हैं, स्लोप भी सेम हो गया, तो पैरेलल भी हो सकती हैं, कोइंसिडेंटल भी हो सकती हैं, बट ये वाला वेरिएबल भी सेम, कांस्टेंट भी सेम गुना है, यानी कि कोइंसिडेंटल लाइन है, ठीक। अगर लाइनें हुई इंटरसेक्टिंग, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो क्या प्रतिच्छेदी रेखाओं में स्लोप सेम है? नहीं, वो काटेंगे ही नहीं, स्लोप सेम होगा तो। यानी कि अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल जाए, दो ऐसी इक्वेशन मिल जाएं जिनमें ये इसका 2 गुना हुआ, ये 2 गुना ना हो, बाद में चाहे 2 गुना हो ना हो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, मान लो ये 2 गुना हो गया, ये इधर 2 गुना है, इधर 2 गुना है, सबसे पहले मैं देखूंगा स्लोप, सबसे पहले क्या देखूंगा, स्लोप, कि भैया x वाला 2 गुना है और ये 2 गुना नहीं है, ये दोनों सेम गुना होने चाहिए, अगर ये दोनों सेम गुना है यानी कि स्लोप सेम है। फिर मैं देखूंगा अगला कि भैया जो डिस्टेंस है यहां पर भी सेम है क्या रेशियो, यहां पर सेम हुआ यानी कि सब कुछ सेम है, यानी कि कोइंसिडेंटल लाइन है, सेम ही तो लाइनें हैं दोनों, ठीक है। तो अगर x और y वालों का ही रेशियो सेम नहीं हुआ, स्लोप डिपेंड करता है x और y के कोफिशिएंट पर, तो स्लोप ही सेम नहीं है, यानी कि लाइनें कैसी हैं, कोइंसिडेंटल लाइनें हैं, अगली चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सेम हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, ये बंदा हवा में है बेचारा, एनिमेशन के कारण देखो, और बैठा ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देख लो। अब इस कंसेप्ट को समराइज कर रहा हूँ भाई, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना, इसी लेक्चर के अंदर इसके सारे क्वेश्चन भी करने हैं। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, पूरा ध्यान यहाँ पर देखो। मान लो मेरे पास 2 लाइनें हैं, एक ये लाल लाइन और एक ये हरी लाइन, ये कैसी लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या इन दोनों का स्लोप सेम है? नहीं सर, एक दूसरे को काट रही हैं, स्लोप ढलान तो सेम नहीं है, इसका ढलान ऐसा है, इसका ढलान ऐसा है, ठीक है। स्लोप किस पर डिपेंड करता है, एक्स और वाई वाले
टर्म्स के ऊपर। तो यानी कि एक्स और वाई वाले टर्म्स का जो रेशियो है वो ही सेम नहीं होगा इनके लिए। अगर मेरे पास ऐसी लाइनें हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं, क्या इनका स्लोप, इनका ढलान सेम है? आप बोलोगे जी सर ढलान तो सेम है। ढलान किस पर डिपेंड करता है? स्लोप एक्स और वाई के कोफिशिएंट पर, यानी कि उनका रेशियो सेम होएगा। ये तीसरी लाइनें हैं, कोइंसिडेंटल लाइनें, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो कोइंसिडेंटल लाइनों को। कैसे समझ सकते हो? ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास एक लाइन है 2x + 3y + 7 = 0। अगर मैं सब जगह डबल कर दूं तो ये सेम इक्वेशन है या अलग है? सेम ही है यार। आप ऐसे लिख दो x = 3, या दोनों जगह डबल करके ऐसे लिख दो 2x = 6। x की वैल्यू तो सेम ही रहनी है। ऐसे लिख दो 3x = 9। जब दोनों तरफ गुना करोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मान लो 3 गुना कर दो, चाहे 2 3 3 3 9 7 3 21 = 0। तो जिन लाइनों में हर जगह सेम रेशियो हो वो लाइनें सेम ही होती है। बस कहने को ऐसे बोल दिया ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। कहाँ है ये दूसरी लाइन? उसी के तो ऊपर पड़ी है। ऐसे तो बोल दो यहाँ पर तीसरी लाइन है, फिर बोल दो यहाँ पर 5वीं लाइन है, एंड में ड्रॉ कर रहे हो एक ही लाइन। तो जब सबका रेशियो सेम गुना हो रखा हो तो यानी कि वो सेम ही लाइन है, एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोइंसिडेंटल संपाती रेखाएं, ठीक है, ओके। तो अब इसको कंक्लूड कर देते हैं भैया। तो हम कैसे बताएंगे सर? आपने बोला था देखते ही बता दोगे कि लाइनें कैसी हैं। देखो आपके सामने दो लाइनों की इक्वेशन होगी, a1x b1y c1 = 0। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसी चीज़ को। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है 7। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक और इक्वेशन है। अब सुनो ध्यान से दुनिया वालों, देखो अगर ये वाली लाइनें हैं, ये वाली लाइनें इंटरसेक्टिंग रेखाएं, तो यहाँ पर क्या होगा मुझे बताओ? क्या इनका स्लोप सेम है? नहीं है सर स्लोप सेम। तो यहाँ पर a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। जो x वाला, जो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है उन्हीं का रेशियो सेम नहीं होएगा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर स्लोप ढलान डिपेंड करता है और इनका ढलान अलग अलग है। अगर वो सेम हो गया तो इनका ढलान सेम हो जाएगा, क्योंकि हो नहीं सकता ये इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इस वाले केस में आपको क्या मिलेगा? इस वाले केस में आपको मिलेगा इनका ढलान सेम है, तो इसका मतलब x और y वालों का रेशियो सेम मिलेगा। x और y वालों का रेशियो सेम मिलेगा, बट ओरिजिन से इनका डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये तीसरे वाले का रेशियो सेम नहीं मिलेगा। क्योंकि तीसरे वाले का रेशियो अगर सेम मिल गया, सब कुछ ही सेम मिल गया, यानी कि लाइनें सेम हैं, और लाइनें ये सेम है नहीं। ये वाली लाइनें सेम होती हैं, एक दूसरे के ऊपर बनाने से अलग अलग नहीं हो जाती लाइनें। यहां पर सब कुछ सेम होएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइनें ही सेम है भाई, एक दूसरे के ऊपर खींच दी। इनका स्लोप भी सेम है, ढलान भी सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी सेम है। आगे से भूलोगे इसको? अगर इसके बाद भी भूल गए तो गजनी घोषित कर दिए जाओगे, ठीक है, मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट एक और बात, कई बार एग्जामिनर ये पूछता है भैया कि ये दो इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब कि ये संगत युग्म है कि नहीं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। एक ये वर्ड होता है कि कंसिस्टेंट पेयर या फिर संगत युग्म है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब है ये बता देता हूं। इसका सिंपली मतलब है हैविंग सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन हो तो यानी कि वो कंसिस्टेंट है। सर कितने सॉल्यूशन हो, चाहे कितने भी सॉल्यूशन हो, चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो, तो ये भी संगत है क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन है इंटरसेक्टिंग का, और ये भी संगत है कोइंसिडेंटल, क्योंकि इनके सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पॉइंट पर ही एक दूसरे को काटती। इनकंसिस्टेंट पेयर
इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, समीकरणों का असंगत युग्म, यानी कि उनका सॉल्यूशन नहीं हो, उनको बोलते हैं असंगत युग्म। ये क्या होता है सर? नॉट हैविंग सॉल्यूशन। कौन सा हो गया बताओ? नो सॉल्यूशन लिख देते हैं ना, नो सॉल्यूशन। ये पैरेलल वाला इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कई बार वो ये पूछ लेता है कि ये दो इक्वेशन का पेयर जो है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो आप देखते हो, अगर उसका सॉल्यूशन हो, ये वाली और ये वाली हो तो कंसिस्टेंट है, ये वाली हो तो इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। ठीक, 1 घंटा हुआ है इस क्लास को, अभी आधे घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस को रगड़ते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, आर यू ओके गाइज? आर यू रेडी? बताओ। मेंटली बताने हैं? कैसे बताने हैं? मेंटली बताने हैं। मैं तो लिखूंगा आपको समझाने के लिए, पेन नहीं उठाना है, पेन तोड़ दूंगा। दिस सेट ऑफ दीज इक्वेशंस, इनके कितने सॉल्यूशन हैं? तो भैया मैं क्या करूंगा, देखो मैं लिखूंगा x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट 4/10। एग्जाम में भले ही ऐसे लिख लेना, आप पेन नहीं उठाना। साइन को भी कंसीडर करना है, -6 और वहां पर है -15 और यहाँ पर क्या है आगे? आगे भैया 18/45। तो मैं इनको काट के देख रहा हूँ। अब देखो, 2 दूनी 4, 2 5 10, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, 3 5 15, 9 दूनी 18, 9 5 45। ये भी सेम है, ये भी सेम है। जब सब कुछ सेम हो इसका मतलब लाइनें ही सेम है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब सब कुछ सेम है तो इसका मतलब लाइनें ही सेम है भैया, है ना। तो इसका क्या मतलब है? लाइनें सेम का क्या मतलब है? ये एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, यानी कि कोइंसिडेंटल लाइनें हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मोर देन 2 सॉल्यूशंस। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? वो यहाँ पर फिर क्या क्या पूछ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है कि लाइनें कैसी हैं, तो आप बोल दोगे कि सर कोइंसिडेंटल लाइन है, समपाती रेखाएं हैं। वो आपसे ये पूछ सकता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वो आपसे पूछ सकता है कि ये कोइंसिडेंट है कि नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ कंसिस्टेंट है, संगत युग्म। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बताओ। The lines whose equation are this and this intersect each other how many times? कितनी बार एक दूसरे को काटती हैं? तो 2/8। आगे भैया -5 मन ही मन में हम कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है 1/4 है, 1/4 है, ये तो इक्वल है। अगर स्लोप इक्वल हो गया या तो पैरेलल लाइनें निकलेंगी, देख ही लेते हैं उसको भी। 7/28। एक और बात ध्यान रहे, ये भी इज इक्वल टू के इस साइड हो, ये भी इज इक्वल टू के इस साइड हो। एग्जामिनर कई बार ऐसे गेम करता है। ये भी 1/4 1/4 1/4, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना। आगे बढ़ जाऊं तो आप इजीली बता दोगे, अगले 10 मिनट में कर देंगे सारे क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दीज लाइन्स आर पैरेलल, ताकि लाइनें पैरेलल हों। तो पैरेलल लाइनों में क्या होता है? स्लोप तो सेम होगा, यानी कि एक्स और वाई वालों का रेशियो सेम होगा, और उसके आगे सेम नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे भी सेम हो गया तो फिर वो कोइंसिडेंटल लाइनें बन जाएंगी। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी, ओरिजिन भी सेम हो गया, तो तीनों सेम हो गए तो कोइंसिडेंट लाइनें बन जाएंगी। पैरेलल बनानी है, 2 का रेशियो सेम हो, तीसरे का रेशियो सेम ना हो, यानी कि x का कोफिशिएंट है 1, 1/a शुड बी इक्वल टू 3/12, शुड नॉट बी इक्वल टू -8/5। ये भी ध्यान रखना है कि ये बराबर ना हो। अगर ये बराबर हो गया, यहां पर आ गया 7/28, तो a की वैल्यू कुछ हो जाए, क्योंकि आप अगर इन दोनों को बराबर बना दोगे तो सारे ही बराबर हो जाएंगे। यही बराबर हो गया तो ये पैरेलल लाइनें बन ही नहीं पाएंगी। तो इन दोनों कंडीशन का ध्यान रखना है। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? 3 का 4 गुना है, तो a की वैल्यू 1 का 4 गुना, यानी कि 4 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तीसरा बराबर नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। इफ द सेट ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन है, संगत युग्म है, यानी कि या तो इंटरसेक्टिंग होएगा या फिर एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई लाइनें हुई।
एक दूसरे के ऊपर डालते हैं लाइनों को। ये लो भाई, ठीक, देखते हैं। तो या तो ये होएगा कि एक्स और वाई वालों का रेशियो सेम नहीं होएगा, या फिर सभी का रेशियो सेम होएगा। क्लियर है ना? इंटरसेक्टिंग एक्स और वाई वाले का ही रेशियो सेम नहीं होएगा, या फिर सभी का रेशियो सेम होएगा। यानी कि या तो ऐसा होगा कि 6/9 विल नॉट बी इक्वल टू 8/12। क्या ऐसा है क्या? 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये तो नहीं है। यानी कि ये वाला केस होगा फिर भाई कंसिस्टेंट होने के लिए, यानी कि सॉल्यूशन है। या तो एक सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। ये वाला केस तो नहीं है, यानी कि नीचे वाला केस होगा। यानी कि 6/9 शुड बी इक्वल टू 8/12 शुड बी इक्वल टू 24/k। दोनों इज इक्वल टू के उस साइड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 दूनी 8, 4 3 12। अब आप सिंपली ऐसे देखो, 2 का 12 गुना है, तो 3 का 12 गुना 36 होना चाहिए। K should be 36। आर वी गुड? आगे बढ़े। इफ दिस सेट ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है भैया इंटरसेक्टिंग होएंगी। अच्छा, एक्स और वाई वालों का जो रेशियो है वही सेम नहीं होएगा, स्लोप ही सेम नहीं होएगा इनका। यानी कि 1/4 शुड नॉट बी इक्वल टू p/12। ये ऊपर वाले का 4 गुना है, तो ये भी ऊपर वाले का 4 गुना नहीं होना चाहिए। यानी कि p की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल है। क्योंकि ये 3 हो गया तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, हमें ये बराबर नहीं चाहिए। तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 3 उत्तर आएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। द वैल्यू ऑफ a सो दैट दीज लाइंस आर पैरेलल। ये पैरेलल हैं, समांतर हैं। अगर पैरेलल हैं भैया तो 1/a एक्स वाले का और वाई वाले का रेशियो सेम होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 3/12। है क्या? देखते हैं। एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू -8/-32। इक्वल नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 1/4 है, ये इक्वल है। ये इक्वल नहीं होने चाहिए थे। अब मैं ए की ऐसी क्या वैल्यू रखूं ये इक्वल ना हो? ए की वैल्यू तो इनको असर डालेगी ही नहीं। ये तो इक्वल अब हो चुके हैं। यानी कि इन लाइनों का पैरेलल होना नॉट पॉसिबल। यानी कि पैरेलल होना नॉट पॉसिबल। मैं ए की कुछ भी वैल्यू रख दूं, लाइनें पैरेलल तभी होंगी जब ये दोनों इक्वल हो और ये दोनों इक्वल ना हो। ये दोनों इक्वल हो चुके। अब मैं ए की कुछ भी वैल्यू रख दूं, ये तो इक्वल हो चुके, तो नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। ठीक है, गुड। ये मत बोल देना ए इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ, मेरे बताने से पहले ट्राई करो। व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि कोइंसिडेंटल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, संपाती रेखाएं, सेम ही लाइनें होती हैं कोइंसिडेंट, तो यानी कि सबका रेशियो सेम होना चाहिए। देखते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है 2 और x का कोफिशिएंट क्या है p/q। यानी कि 2/p + q शुड बी इक्वल टू, ये बराबर होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर है 2p - q। यहाँ पर कोफिशिएंट 7 है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर है 21। तो हर जगह रेशियो 1:3 होना चाहिए। तो अगर ये 2 है तो इस 2 का 3 गुना ये क्या हो जाएगा 6। 2 का 3 गुना 6। p + q की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। यहाँ पर तो क्या हुआ कि उसने p + q पूछ लिया। अगर वो ऐसे पूछ लेता कि 2p + q क्या है तो क्या करते? तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि p + q 6 है। ऊपर वाले का 3 गुना है, नीचे वाला तो 2 का 3 गुना 6। और यहाँ से मुझे पता चल रहा है 3 का 3 गुना 9,
कि 2p माइनस क्यू जो है वो 9 है। तो मैं इन दोनों, दो इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल में, इनको सोल्व करके ये मैं बता दें। यहाँ पर तो अपनी किस्मत अच्छी है कि उसने पूछा ही है, या ये पूछ ले तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, अदरवाइज पी और क्यू की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस एंड दिस, दो इक्वेशन है भैया। ठीक है, हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनके कई सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी कि कोइंसिडेंट लाइनें हैं, संपाती रेखाएं हैं भैया, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, यानी कि सारे टर्म्स का रेशियो सेम होएगा। एक्स का कोफिशिएंट है 2 अपॉन ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू 7 अपॉन, क्या है ये, ऐसा ही है क्या, एक्स का ये है, वाई का ये, हाँ गंदा दिया है, 3a प्लस बी माइनस 2। चलो ठीक है भाई, ये होना चाहिए। अगर ये है तो मैं क्या करूँगा, देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से मुझे ए और बी के बारे में कुछ पता चलेगा, ए और बी के टर्म्स में मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, या ए और बी का रेशियो मिल जाएगा, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, और मेरे पास एक और इक्वेशन है, कौन सी सर, ये वाली, दिस इज इक्वल टू दिस। मैं यहाँ से भी एक इक्वेशन निकाल सकता हूँ, इन दोनों को इक्वेट करके भी एक इक्वेशन निकाल सकता हूँ, और इनको इक्वेट करके भी एक इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास 3 इक्वेशन बन सकती हैं, लीनियर इक्वेशन 3, दो वेरिएबल में। तो दो वेरिएबल के लिए तो मुझे दो ही इक्वेशन चाहिए, तो मैं दो ही बनाऊंगा। बन सकती हैं 3, मैं बनाऊंगा दो ही, तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ एक, इसको मैं इधर लेकर चला गया, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, इस 2a को इधर भेज रहा हूँ कि a इज इक्वल टू 5b। अब इसको आप ऐसे लिख लो कि a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू 5b, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात, ऐसे लिख लो। ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं जी। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना लूँगा ना, चलो। तो अगर मैं इधर लेकर जाऊँ तो 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। 7a को इधर लेकर आऊँगा, 2a इसको इधर लेकर आऊँगा, माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, जब भी आपको ऐसे मिल जाए ना कि a इज इक्वल टू 5b, तो सिंपली वैल्यू पुट कर दिया करो, एलिमिनेट a खत्म हो जाएगा ना, तो इस a की जगह में मन ही मन में ऐसे 5b रख रहा हूँ, ये मेरा मन है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ से डायरेक्टली कि 5 दूनी 10b माइनस 4b यानी कि 6b इज इक्वल टू 6 को उधर भेज देंगे 6, तो b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू 1 है, तो दो ऑप्शन कट गए भाई। अब a की वैल्यू मैं रख के भी चेक कर लूँगा कि b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 5 है, या फिर यहीं से रख ही लो, फिर b की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 5, फिर क्या ही करना है, ऑप्शन डी है। ठीक है, क्लियर है भाई, बढ़िया है, आगे बढ़ जाऊँ। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, यस। बताओ। लेट देयर बी 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन्स। पहले तो बता दो इसका मतलब क्या है। 3 साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ, युगपथ यानी कि एक ही जगह पर, लीनियर इक्वेशन है इन 2 अननोन्स। 2 अननोन्स का मतलब है दो वेरिएबल्स में। ठीक है, दो वेरिएबल में 3 इक्वेशन है, ओके जी। विच आर नॉन पैरेलल एंड नॉन कोलिनियर, वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे पैरेलल नहीं है, वो कोई भी किसी के पैरेलल नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं जाकर काटेंगी ही। ठीक है, और नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर से इसका मतलब क्या होएगा भाई, पॉइंट होते हैं कोलिनियर तो, है ना। फिर यही बोल सकते हो रेखाओं में, हिंदी में क्या लिख रखा है, हाँ ये नॉन, गैर
संपाती है, तो कोलिनियर की जगह कोइंसिडेंट आना चाहिए था ना, नॉन कोइंसिडेंटल। कोलिनियर तो पॉइंट होते हैं, ये 3 पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर हैं कोलिनियर हैं, समरेखीय है ना। ये जो 3 पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर नहीं आ सकते कैसे भी, ये नॉन कोलिनियर है। चलिए जी, तो ये बोल रहा है 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन का क्या मतलब है, हर एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 3 लाइनें हैं अगर ग्राफ पर देखें तो, ठीक है। ना ही तो वो पैरेलल है, ना ही वो कोइंसिडेंटल है, ना तो वो पैरेलल है और ना ही वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी है। नहीं तो 3 लाइनें ऐसे भी हो सकती हैं कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो, ठीक है। व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो सकते हैं, यानी कि वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बताओ। क्वेश्चन समझा दिया, अब आप खुद करोगे। फिर से बता रहा हूँ, 3 लाइनें हैं, ना तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर एक दूसरे के पैरेलल हुई तो काटेंगे ही नहीं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर पड़ी रही तो इनफाइनाइट पॉइंट पर काटेंगी। कोई भी 2 लाइनें कोइंसिडेंटल भी नहीं है, कोई भी 2 लाइनें पैरेलल भी नहीं है, खुद खींच कर देखो कितने पॉइंट पर काट सकती हैं। देखता हूँ कितने लोग सही करेंगे। तो देखो भाई, एक तो ये है, 2 लाइनें मैंने खींची, 2 लाइनें कितने पॉइंट पर काट सकती हैं अगर वो पैरेलल नहीं है तो, एक ही पॉइंट। इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, 2 लाइनें पैरेलल नहीं है और कोइंसिडेंटल भी नहीं है। 3 ही तरह की लाइनें होती हैं, पैरेलल, कोइंसिडेंटल और इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होगी। अब तीसरी लाइन को मैं 2 जगह से खींच सकता हूँ, एक तो मैं इसी पॉइंट से निकाल दूं, या फिर मैं तीसरी लाइन को इस पॉइंट के अलावा कहीं से भी निकाल दूं। अगर मैंने इसी पॉइंट से निकाल दिया यानी कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, अगर मैंने इसके अलावा किन्हीं 2 अलग पॉइंट पर निकाल दिया तो वो टोटल 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई। तो यहाँ पर 3 सॉल्यूशन है, यहाँ पर 1 सॉल्यूशन है, तो 1 और 3 सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर है। क्या सर ये सिलेबस में है? ऑफ कोर्स है, तभी करवा रहा हूँ, रिलेवेंट है। एनसीईआरटी में अगर कुछ चीज़ रिलेवेंट है तो वो अपने सिलेबस में भी रिलेवेंट है। रिलेवेंट चीज़ें करवाता हूँ, इरिलेवेंट नहीं करवाता, अननेसेसरी बर्डन नहीं डालता। ठीक है, तो भाई दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि मज़ा आया होगा सीखने में, बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होगे। अपना फीडबैक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे देना, मैं अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलता हूँ। ऑडियो कैसी लग रही है वो भी बता देना। ठीक है, बाय बाय बाय।